नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर अनिका ने आज यहां पर किंग के पैलेस में उन पांचों के पांचों फाइटर्स को हरा दिया था। उन पांचों फाइटर्स को हराने के बाद अब यहां पर किंग अनिका के सामने अब अपनी उस स्टैचू को खड़ा कर देते हैं और अब अनिका से कहते हैं कि आज तक इस स्टैचू को बस तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा और रोहित ने ही हराया है, उसके अलावा किसी और ने नहीं। इसलिए आज देखना ये है कि क्या तुम आज इसे हरा पाती हो। इसलिए एक तरफ यहाँ पर अनिका और स्टैचू की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयशा को अभी एकदम से ही कुछ याद आता है और इसलिए वो अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में जाकर अब वो धनंजय की एक डायरी को निकालती है जो रोहित ने उसे दिया था, जिसे वो यहाँ राजमहल में भी लेकर आई थी। और अब उस डायरी को पढ़ते हुए वो भी अपने पिछले ही ख्यालों में चली जाती है। उस डायरी में जिस तरह से लिखा हुआ था कि धनंजय को आयशा से मिले हुए 2 दिन हो गए थे और वो बहुत ही बेचैन था। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर अब आयशा का फ़ोन आता है और उस फ़ोन को उठाते ही अब उस फ़ोन को देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसलिए वो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर हेलो कहता है तो सामने से अब उन्हें आवाज़ आती है कि आपको दिल्ली घूमना था ना, तो हम कल चलें, क्योंकि आपने मेरी हेल्प की थी तो अब मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अब आयशा की ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई शौक लगा हो। वो एकदम से ही खामोश हो जाते हैं। कुछ देर तक वो खामोश ही थे कि तभी अब उनके कानों में आयशा की आवाज़ आती है, मिस्टर पीरामल, क्या आप सुन रहे हैं? आयशा की आवाज़ को फिर से सुनकर धनंजय पीरामल अब अपने सेंस में आते हैं और अब वो कहते हैं, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। वैसे मैं कब आऊँ आपको लेने के लिए? अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, जी उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आपका यहाँ पर आना अच्छा नहीं होगा। वो क्या है ना कि माँ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आओगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि माँ आपको लेकर कोई भी गलत बात अपने मन में लेकर आए। धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा ने कहा, ठीक है, फिर आप पार्क में आ जाइएगा, मैं भी वहीं पर ही आपका वेट करूंगी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कौन सा पार्क और वहाँ की लोकेशन क्या है? ये अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मारवा हाउस से 20 किलोमीटर दूर है ये पार्क। इसके बाद आयशा अब उन्हें उस पार्क की लोकेशन भी भेज देती हैं। इधर धनंजय पीरामल तो मन ही मन काफ़ी खुश हो रहे थे। उनके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि आखिर आयशा के मन में क्या चल रहा है। उसने मुझे खुद ऑफर किया है घुमाने के लिए, वो मुझे दिल्ली घुमाना चाहती है। धनंजय इधर अपने ही ख्यालों में थे कि तभी आयशा ने उन्हें कहा कि लगता है कि आप बहुत ही बिजी हैं। आप एक काम कीजिए, पहले आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करते हैं। आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही एक काम करता है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ऐसा करते हैं, हम कल मिलते हैं। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब आयशा को बाय बोलकर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आज धनंजय जल्दी से सो जाना चाहते थे ताकि रात जल्दी से बीत जाए। यही सोचते हुए धनंजय पीरामल अब बेड पर जाते हैं और जाकर लेट जाते हैं। वो अभी अपने ख्यालों में यही सोचते हैं कि सच में वो तो एक मौका ढूंढ रहे थे कि वो कैसे आयशा से मिले, क्योंकि आयशा से बात किए हुए उसे 2 दिन हो गए थे। लेकिन देखो भगवान ने उसके ऊपर कितनी दया की है कि आज खुद सामने से आयशा ने उसे कॉल किया और साथ के साथ उसे कहा कि वो उसे दिल्ली घुमाएगी। यही सब ख्याल लेते लेते ही कब धनंजय को नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उनकी आंखें खुली तो उनके चेहरे पर एक ताजगी थी। वो बस जल्दी से अपने बेड से उठकर आज शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। वो बाथरूम में शावर लेते टाइम भी कुछ गुनगुना रहे थे, जैसे शायद आज वो बहुत ही खुश हों। कुछ ही देर के बाद जब वो आते हैं तो वो अब कबर्ड से अपने कपड़ों को में देखने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या पहनना चाहिए। धनंजय आज अपने कपड़ों को देखकर बहुत ही कंफ्यूज नजर आ रहे थे, क्योंकि वैसे तो उनके पास इतना कलेक्शन था, लेकिन आज उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या पहने। इसलिए धनंजय ने आज पहली बार डिजाइनर जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था, क्योंकि लास्ट में बस वो उसी को ही चुनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस ही पहनते थे, लेकिन आज के दिन उनके लिए काफ़ी स्पेशल दिन होने वाला था। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो बस अब जल्दी से अपने हाथ में अपनी वॉच को पहनकर हल्का सा परफ्यूम लगाकर अपने बालों को सेट करने के बाद ही अब वो अपने रूम से बाहर निकल कर जा ही रहे थे कि रास्ते में अब उन्हें रेवती यानी कि उनकी बहन मिल गई थी, जो कि अपने भाई को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। वो अपने भाई उसने अपने भाई को हमेशा से ही फॉर्मल ड्रेस में देखा था, लेकिन आज जीन्स में देखकर वो काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे देखते ही रेवती का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। रेवती ने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि सच में पीरामल को वो कभी जीन्स में या ऐसे कपड़ों में भी देखेगी। इसलिए वो अपने भाई से पूछती है, क्या बात है भाई, आप तो सच में आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, क्या कोई मिल गई है क्या? रेवती की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रेवती चुप रहो, मुझे बस कुछ काम है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। और हाँ, मुझे बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी बाहर मत जाना। अब धनंजय की इस बात पर अब रेवती कहती है, ठीक है भाई, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, माँ का फ़ोन आया था, वो हमें बुला रही है। अब रेवती की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आखिर उन्हें क्या हो गया है? वो अचानक हम तुम्हें फ़ोन कर रही है, जबकि पापा ने हमें खुद यहाँ पर आने के लिए कहा था। इस बात पर अब रेवती कहती है, आपको तो पता ही है ना भाई, वो हमारी नहीं महेंद्र की माँ है, इसलिए वो हमें परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। रेवती की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बस टेंशन फ्री रहो, तुम यहाँ पर रहकर सभी से बातें करो, मैं बस अभी आता हूँ। और हाँ, मैं हमारे पापा से भी बात करता हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब प्यार से रेवती के गालों को खींचकर अब वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं अपने गालों को सहलाते हुए अब रेवती कहती है, भैया आप भी ना। और ये कहते हुए ही रेवती अब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं जैसे ही धनंजय पीरामल नीचे हॉल में पहुँचते हैं, तो अब उन्होंने वहाँ पर हंसराज और पंकज मारवा को कुछ बातें करते हुए सुना। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी धनंजय पीरामल के फ़ोन पर अब एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन देखा तो आयशा का मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी मिस्टर पीरामल, आज शायद हमारे घूमने के प्लान को अब पोस्टपोन करना होगा। आपके भाई हंसराज ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। वो आपकी माँ सुहासिनी आंटी ने कहा था, इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। सॉरी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। वी विल गो सम अनदर टाइम। पूरे ही मैसेज को पढ़ने के बाद अब धनंजय पीरामल ने कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने उसके पूरे ही मैसेज को लिखकर पढ़कर उसे बस एक ओके लिखकर सेंड कर देते हैं। इसके बाद धनंजय वो अपने रूम की तरफ फिर से वापस से जाने लगते हैं। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ वापस से बढ़कर जाते हैं तो उन्हें अब आवाज़ आती है वरुण और सुधीर की, भाई आइए ना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, तुम सब एंजॉय करो। ये कहते हुए ही धनंजय अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही अब वो अपने रूम में आ जाते हैं तो अब वो अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक नमी थी,
क्योंकि धनंजय को जब कल रात को पता चला था कि आयशा उससे मिलने वाली है तो वो इतना खुश था कि उन्हीं सपनों में ही वो सो गया था और वो इतनी जल्दी से आज उसने उठ के सारी ही जल्दी से तैयार होकर वो बस उधर ही मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन अब आयशा के एक इस मैसेज से ऐसा लग रहा था जैसे धनंजय का तो दिल ही टूट गया हो। उन्हें अब अपने अंदर की फीलिंग अब समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें किस बात का बुरा लगा है, क्योंकि आयशा ने तो अपनी मजबूरी भी बताई है। उन्हें तो ये बात पता ही था कि आयशा की शादी उनके भाई से तय है। इनफैक्ट वो तो यहाँ पर आए ही इसीलिए थे ताकि वो अपने भाई की शादी को अटेंड कर सकें। फिर आज धनंजय को आयशा के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है कि आज उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। पता नहीं क्या सब कुछ जानते हुए भी धनंजय पीरामल का दिल बैठा जा रहा था। उनका दिमाग आज शांत नहीं था, इसलिए अब वो अपने दोस्त करण गुलेरिया को कॉल करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही इस कमरे में रहे तो शायद वो ना तो अपने दिल की सुन पाएंगे और ना ही अपने दिमाग की। इसलिए इस सारी ही चीज़ों को दूर करते हुए वो करण को कॉल लगाते हैं और तो जैसे ही अब वो करण को कॉल लगाते हैं तो उनका फ़ोन भी इंगेज आ रहा था। इसलिए धनंजय पीरामल को अब लगा कि शायद करण गुलेरिया कहीं पर बिजी हैं, इसलिए वो राजीव को फ़ोन लगा देते हैं। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब हेलो की आवाज़ आती है तो इधर से धनंजय पीरामल कहते हैं पब चलें। अब धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव ने कहा आर यू श्योर धनंजय। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि करण किससे बात करने में बिजी है। अब धनंजय की इस बात पर अब राजीव कहता है अरे वो शायद स्वाति से ही बात कर रहा होगा, क्योंकि मोस्टली तो वो बस उसी से ही तो बातें करता रहता है। बट यू डोंट वरी, मैं करण को भी साथ लेकर आऊँगा। वैसे तुम्हारे होटल पैराडाइज में ही मिलना है ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं हाँ बस वहीं पर ही मैं मिल रहा हूँ, तुम दोनों भी बस वहीं पर ही आ जाओ। इसके बाद अब वो धनंजय पीरामल बाय बोलकर अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। खुद को पूरी तरह से ठीक करने के बाद वो अब अपने रूम्स के दरवाजे को फिर से खोलकर अब बाहर निकल कर जाने लगते हैं। मारवा हाउस अब वो सीधे ही मारवा हाउस के बेसमेंट में आकर अब अपनी गाड़ी को खोलते हैं और अब उसकी खिड़की को खोलकर अब वो गाड़ी के अंदर बैठकर अब अपनी गाड़ी को इधर अपने होटल पैराडाइज की तरफ लेकर जाने लगते हैं। होटल पैराडाइज में एक रूम में आयशा हंसराज मारवा का ही वेट कर रही थी। वो कब तक आएंगे यहाँ। उस रूम में आयशा इधर उधर चक्कर लगा रही थी, क्योंकि आयशा ने तो हंसराज से मिलने के लिए धनंजय के साथ भी घूमने का प्लान पोस्टपोन कर दिया था। हालांकि आयशा खुद उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन सुहासिनी मारवा के कहे अनुसार आयशा यहाँ पर समय पर आ गई थी। लेकिन पिछली बार की तरह जैसे करवा चौथ के व्रत पर भी हंसराज नहीं आया था, आज भी हंसराज अभी तक नहीं आया था। लेकिन तभी उस रूम की अब डोरबेल बजने लगती है। आयशा जैसे ही अब दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के पास जाकर उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर दरवाजे पर वेटर था, जो कि पानी का जार और वहाँ पर गिलास को लेकर यहाँ पर आया हुआ था। आयशा ने अब उसे टेबल पर रखने के लिए कहा तो उस वेटर ने भी उस पानी के जग को और उस गिलास को टेबल पर रख दिया और अब वो वहाँ से जाने लगा। वेटर के जाने के बाद अब आयशा फिर से अपने दरवाजे को बंद कर देती है। इधर बैठी आयशा को प्यास लगी तो वो एक गिलास में पानी भरकर अब उसे पी लेती है। कुछ ही देर के बाद उसका सिर अब घूमने लगता है, क्योंकि वो भी यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उस रूम के बाहर हंसराज मारवा ने उस वेटर को पैसे देते हुए कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन ध्यान रहे कि इसके बारे में पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो वेटर भी अब वहाँ से चला जाता है और यहाँ हंसराज मारवा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि आयशा यहाँ पर हंसराज मारवा का ही वेट कर रही थी। लेकिन हंसराज ने तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि वो होटल में तो मौजूद था लेकिन वो भी उस कमरे में आयशा से मिलने के लिए नहीं गया था।
अब तक धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया भी वहां पर आ जाते हैं। वो सभी अपनी गाड़ी में से बाहर निकल कर आ जाते हैं। वो सभी एक बाहर आने के बाद सभी एक दूसरे से मिलकर अब तीनों ही साथ में होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सीधे ही अब सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद वो सभी अभी पार्टी हॉल में आ जाते हैं। कुछ देर तक वो सभी अभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। ऐसे ही पार्टी को एंजॉय करने के बाद अब वहां पर धनंजय डांस फ्लोर से ही सीधा बार सेक्शन की तरफ आ जाता है। क्योंकि आज धनंजय से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे, इसलिए बार सेक्शन में आने के बाद अब धनंजय ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ राजीव को आज धनंजय का बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा था। जब से धनंजय ने उसे धनंजय ने उसे पब में आने के लिए बोला था, तब से ही राजीव को कुछ अजीब लगा था। राजीव बस उसे ही नोटिस कर रहा था। या राजीव अब धनंजय को देखकर अब करण से कहता है, करण, धनंजय ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसने खुद ही यहाँ पर पब में आने के लिए बोला था, लेकिन देखो ना, तुम खुद ही इस बात को नोटिस करो। राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहता है, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर मिला है तब से मुझे भी उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। जरूर कोई तो बात है। चलो एक काम करते हैं, उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, हो सकता है वो हमें बता दे कि आखिर वो क्यों परेशान है। ये कहते हुए ही करण और राजीव दोनों ही अब धनंजय के पास आकर बैठ जाते हैं और अब वो दोनों भी धनंजय का साथ देने लगते हैं, ताकि तीनों ही आपस में पीते हुए एक दूसरे से ऐसे बातें कर सके। इधर करण अब धनंजय से पूछता है कि सब ठीक तो है ना भाई? मेरा मतलब है कि तू उदास क्यों है आज? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ भाई, लेकिन पता नहीं क्यों दिल सच में आज बहुत ही उदास है। यहाँ पर ये तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी उनके कानों में अब हंसराज मारवा की आवाज़ आती है कि आज के बाद वो आयशा मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। आज का मेरा प्लान परफेक्ट है। कुछ देर के बाद पापा यहाँ पर आने वाले हैं। जब वो आयशा को एक लड़के के साथ यहाँ इस होटल में देखेंगे तो वो अपने आप ही मेरा और आयशा का रिश्ता तोड़ देंगे। ये कहते हुए ही हंसराज अब हंसने लगता है। तो वहीं पंकज मारवा अब अपने भाई से कहता है, फाइनली भाई, अब वो लड़की आपकी ज़िंदगी से सच में ही दूर हो जाएगी। वो दोनों इस बात से अभी भी अनजान थे कि उनकी बातों को यहाँ पर करण, राजीव और धनंजय ने सुन लिया था। वो तीनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये हंसराज क्या कह रहा है। उसकी बातों को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि इसने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। आई होप कि वो ठीक हो। यहाँ पर राजीव सोच ही रहा था कि वहाँ से अब धनंजय तेजी से भागता हुआ वहाँ से बाहर निकल कर जाता है, तो वहीं उसके पीछे पीछे अब करण भी भागता है। उन दोनों को ऐसे भागता हुआ देखकर अब राजीव भी अपने मन में ही यही सोचता है कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ? ये दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हैं? मेरी समझ से तो परे ही हैं ये दोनों। यही सब सोचते हुए ही राजीव अब वहाँ से बाहर निकल कर जाने लगता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद अब राजीव करण को आवाज़ देता है, अरे भाई, तू तो रुक जा, क्यों भाग रहा है? प्लीज़ मुझे भी तो बताओ ना। ये इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं मैं क्यों भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त भाग रहा है तो उसे रोकने के लिए मैं भाग रहा हूँ। कुछ देर के बाद अब करण गुलेरिया धनंजय पीरामल तक पहुँच जाता है और अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, भाई रुक जा, क्या हुआ है? तू इस तरह से कहाँ भाग रहा है? अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे उसे बचाना होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई सच में इतना गिर सकता है कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कुछ करेगा। मेरे पास अभी समय नहीं है, चाहे कुछ भी हो मुझे आज उसे बचाना ही होगा। करण मेरा भाई, वो लड़की मजबूरी में हंसराज से शादी कर रही है और आज उसके साथ कुछ भी अगर गलत होगा ना तो मैं कभी भी खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। धनंजय की इस बात पर अब राजीव भी कहता है, लगता है ये हंसराज एक बार फिर से मुझसे मार खाएगा। मैं नहीं, अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, राजीव ये सारी ही बातें बाद में करते हैं, पहले हमें रिसेप्शन पर जाकर पूछना होगा कि आयशा किस रूम में है, वो ठीक तो है ना। हमारे लिए अभी ये जानना बहुत ही जरूरी है, इससे पहले कि देर हो जाए। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं, जल्दी चलो ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। वो तीनों जानते थे कि अगर वो सभी ने एलिवेटर का वेट किया तो कहीं देर ना हो जाए, इसलिए वो सभी अभी स्टेयरकेस से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं। वो तीनों के तीनों भी स्टेयरकेस पर ऐसे ही चल रहे थे कि मानो वो तीनों दौड़ रहे हो। कुछ ही देर में वो सभी अभी रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद वो अब रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, यहाँ पर मिस आयशा किस रूम में है। उनकी ये बात सुनते ही अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी सर, हम आपको हमारे गेस्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं, ये हमारे रूल के अगेंस्ट होगा और साथ के साथ हमारे कस्टमर की प्राइवेसी के भी। अब उस रिसेप्शनिस्ट की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल गुस्से से डेस्क पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं इस होटल का मालिक हूँ और मुझे पूरा हक है यहाँ की हर एक इंफॉर्मेशन को जानने का। अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन चाहूँ वो मुझे पता हो सकती है। इस बात पर अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मुझे पता होता कि आप ही इस होटल के मालिक हैं तो मैं अब तक आपको बता देती। कुछ देर के बाद अब वो रिसेप्शनिस्ट फिर से पूरी ही डिटेल को देखने के बाद कहती है, सर वो 722 नंबर रूम में है। अब उस रिसेप्शनिस्ट की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, इसका मतलब कि वो 7th फ्लोर पर हैं। इधर अब धनंजय पीरामल कहता है, जल्दी से चलो इससे पहले कि कुछ न कुछ गलत हो जाए। यहाँ पर वो सभी अभी एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। वो तीनों अभी बहुत स्पीड से ही भाग रहे थे कि अब तभी धनंजय अब वहाँ पर किसी से टकरा जाता है। उसके टकराने की वजह से करण और राजीव दोनों ही वहीं पर ही रुक जाते हैं। करण अब धनंजय से कहता है, भाई तू ठीक तो है ना। अब करण की ये बात सुनते ही धनंजय हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ लोग होटल से बाहर जा रहे थे। करण और राजीव भी अब धनंजय पीरामल का पीछा करते हुए ही उसी तरफ देखने लगते हैं जिन्हें धनंजय भी देख ही रहा था। अचानक से धनंजय के मुंह से उन्हें देखकर एकदम से ही निकल जाता है कि क्या किंग यहाँ पर इस होटल में रुके हुए हैं। अब धनंजय की इस बात पर अब राजीव कहता है, धनंजय तुम किस किंग की बात कर रहे हो, क्योंकि जिन आदमियों को यहाँ पर धनंजय ने देखा था वो किंग के आदमी थे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, वो राजमहल से जुड़े कुछ शख्स हैं और ये लोग जो भी मुझसे टकराए हैं वो उन्हीं के ही आदमी थे और ये उनके बेस्ट फाइटर में से एक हैं। अब धनंजय की इस बात पर अब राजीव कहता है, अरे चलो पहले आयशा को बचाते हैं। अब इस बात पर करण और धनंजय दोनों ही अभी एलिवेटर के पास आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो भी 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। जब तक वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा ही रही थी कि उतने ही टाइम में इन तीनों की ही सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि जितना टाइम उस लिफ्ट को ऊपर जाने में लग रहा था तब तक इन लोगों को यही डर था कि कहीं आयशा के साथ सच में कुछ हो तो नहीं गया। तीनों ही आयशा को लेकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। इधर अब ऊपर जाते हुए राजीव कहता है, मैंने इतने घटिया लोगों को देखा है, लेकिन इस अंसराज मारवा जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में ही नहीं देखा है। सच में कोई इतना कैसे गिर सकता है। अगर उसे शादी नहीं करनी तो वो खुद मना भी तो कर सकता है। उसे किसी भी लड़की की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सच में वो कितना गिरा हुआ इंसान है। कुछ ही देर में वो सभी अभी 7th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर लिफ्ट खुली तो वो तीनों ही अब भागते हुए उस रूम की तरफ जाते हैं। कुछ ही देर में जब वो उस कमरे के बाहर आते हैं तो करण गुलेरिया कहते हैं, अरे यार, हमने मास्टर की तो ली ही नहीं है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो तो पता नहीं, लेकिन आज मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब मैं वहां पर की को लेने के लिए जाऊंगा।
ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल ने जब जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि दरवाजा तो खुला ही है। वो तीनों अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी खून से लथपथ नीचे गिरा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ आयशा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। आयशा को ऐसे बेहोश देखकर धनंजय अब जल्दी से आयशा के पास आकर बैठ जाता है और अब वो आयशा को होश में लाने के लिए धनंजय अब कोशिश कर ही रहा था। वहाँ उसके पास खड़े करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया दोनों ही बस धनंजय पीरामल को ही देख रहे थे। तो वहीं राजीव अब उस आदमी को देख रहा था कि वो अपने मन में ही यही सोच रहा था कि आखिर किस आदमी ने इसकी ऐसी हालत की होगी। आखिर कौन सा ऐसा फाइटर होगा इंडिया में जो इतनी अच्छी फाइटिंग टेक्निक को जानता होगा। किसने किया है इस आदमी का एक ऐसा हाल। यहाँ राजीव के दिमाग में बहुत सी ही बातें चल रही थी उस बॉडी को पड़ी हुई देख के, क्योंकि जो आदमी वहाँ पर मरा हुआ था उसके साथ इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग टेक्निक्स को अपनाया गया था कि उसकी हर एक हड्डी, जितनी भी उसकी शरीर में हड्डी थी छोटी से बड़ी, वो सारी ही टूटी हुई थी। वो खून से लथपथ ऐसे मुसा पड़ा हुआ था जैसे एक बॉल गिरी हुई हो, क्योंकि यहाँ पर किसी फाइटर्स ने ही उसका ज़बरदस्त ये हाल किया हुआ था। राजीव ने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके साथ सच में इतना बुरा हाल हुआ है, क्योंकि राजीव भी खुद एक अच्छा फाइटर था। इधर दूसरी तरफ धनंजय बस अभी भी आयशा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इधर करण बस उसे ही देख रहा था। जब उसे लगा कि आयशा अपनी आंखें नहीं खोल रही, तब करण जल्दी से भागकर अब वहाँ पर पानी को ढूंढता है ताकि जल्द से जल्द आयशा के चेहरे पर पानी डालकर शायद उसे होश में लाया जा सके। लेकिन साथ के साथ करण अब इस बात से भी हैरान था कि धनंजय कितनी जल्दी से जाकर उसने आयशा को अपने गोद में उठा लिया। इसलिए अब उसे धनंजय ने जिस तरह से आयशा को उठाया था उसे देखकर अब करण को भी शक होने लगा था कि कहीं धनंजय का मूड इसी वजह से तो ऑफ नहीं था।